सो वेलकम गाइज वंस अगेन। और आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वायरल एप्लीकेशन के बारे में। वायरल एप्लीकेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वायरस के रिगार्डिंग। हमारी बॉडी में जैसे कोई वायरस एंटर करता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है उस वायरस का बॉडी के अंदर, उस सारी डिटेल्स को इस वीडियो हम जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या होता है, राइट। और अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। अंत में क्या शुद्ध हिंदी निकल रही है, मतलब फाइनल में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप वीडियो ध्यान देखोगे तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। सो वीडियो में आगे बढ़े सब उससे पहले ये देखो कि हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायग्रामेटिक व्यू है हमारा वायरस के रिगार्डिंग। तो इसको आप समझ जाओगे तो आने वाले जो वो होंगे पॉइंट्स होंगे उनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, वायरस है। वायरस कहाँ अटैच करता है, बॉडी के जो हमारे सेल है उसकी बॉडी के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। देन उसके वो एंटर कर जाता है, ठीक है, एंटर कर जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो न्यूक्लियस के अंदर हाईजैक करता है और न्यूक्लियस को वो अपने लिए काम करवाता है। यानी कि ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एक तरफ से प्रोटीन का ट्रांसलेशन बनती है और दूसरा स्ट्रक्चरल जो आउटसाइड की बॉडी है वो बनती है, ठीक है। उसके बाद दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, स्ट्रक्चर और बॉडी असेंबली होती है। देन इसके बाद यहाँ पे वो मैच्योर होते हैं और फाइनली रिलीज हो जाते हैं आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेप है इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स में। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अदरवाइज दोबारा एक बार वीडियो देखना। अटैचमेंट, फिर एंट्री, फिर हमारा जो सेल है उसके सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल बनता है, फिर वो कंबाइन होता है यानी असम्बल होता है और फिर वो मैच्योर होने के बाद बाहर रिलीज हो जाता है। अब इसी को हम ब्रॉड पॉइंट में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ वायरस सरफेस प्रोटीन। तो जितने भी हमारा सेल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन या रिसेप्टर कह सकते हैं वो होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस उसके स्पेसिफिक एक अपना प्रोटीन कोड जनरेट करते हैं और वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे वो अटैच जाते हैं। तो ये हमारे क्या सकते हैं, जो वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन है वो कहाँ होते हैं, होस्ट के रिसेप्टर पे अटैच होते हैं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं अटैचमेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अटैचमेंट, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड होता है हमारा एंट्री। अब अटैच तो हो गया, अब वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर। तो एंट्री के लिए क्या है, दो मेथड हमारे पास, एक है फ्यूजन मेथड, एक है एंडोसाइटोसिस। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूज मतलब कि उसके साथ घुल मिल जाना। तो जो फ्यूजन वायरस है, जो कि फ्यूजन वेव एंट्री है, वो किस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनवलप वायरस में। ऐसे वायरस जिनके ऊपर एनवलप होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने एनवलप को क्या करते हैं, होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ फ्यूज कर देते हैं और फिर अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होते हैं और फिर अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरा क्या आता है, एंडोसाइटोसिस। एक तो ये मैकेनिज्म है कि उन्होंने अपना वहाँ पे फ्यूज हो के अंदर चले गए। दूसरा एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, पूरा का पूरा वायरस है वो क्या कर गया, एंगल्फिंग वे के थ्रू अंदर एंटर कर गया। यानी सेल है वो उसको एंगल्फ कर लेता फॉरेन पार्टिकल समझ के, और इसी का जो वायरस है वो फायदा उठाता है। ये किन केस में होता है, नॉन एनवलप्ड वायरस। ये किन केस में होता है, नॉन एनवलप्ड वायरस, जैसे कि हमारा एडिनो या नोरो वायरस हो गया। और एनवलप्ड वायरस कौन से हो गए, इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे एनवलप्ड वायरस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा मैकेनिज्म ये है कि इसका एंट्री का, ठीक है, एंट्री होगी। उसके बाद क्या होता है, अनकोटिंग होगी। जो हमारा सेल अंदर गया है, जो हमारा वायरस बॉडी के अंदर गया है, उसके अंदर कैप्सिड है, देन जेनेटिक मटेरियल है, तो वो सब अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, वंस इनसाइड द होस्ट सेल द वायरस मस्ट रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड कैप्सिड। तो कैप्सिड सारा हट जाएगा बाहर की, और जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम आरएनए या डीएनए कह सकते हैं, अलग अलग वायरस में अलग अलग होता है, तो वो बाहर हो जाएगा। अब इसी ही आरएनए या डीएनए को देखते हुए हमारी जो बॉडी है वो काम करने वाली है, राइट। क्या होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो हमारा आरएनए आ गया है, इतने से तो काम चलेगा नहीं वायरस का। वायरस को बढ़ाना पड़ेगा अपने पॉपुलेशन को, ताकि वो पूरी बॉडी में अटैक कर सके और हमको नुकसान पहुंचा सके। उसके लिए क्या करता है वो, एक टर्म है यहाँ पे, हाईजैक द सेलुलर मशीनरी। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसको हाईजैक कर लेता है। न्यूक्लियस का मेन काम है हमारी जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। बट यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको हाईजैक कर लेता है और अपने लिए काम करवाता है, ठीक है।
टू रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब द जेनेटिक मटेरियल, उसको हाईजैक करके अपने लिए रेप्लिकेशन यानी कि अपने लिए अपना जैसे डुप्लीकेट बनाता है और उनसे काम करवाता है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो बनता है। ठीक है, अब ये दो तरह के वायरस होते हैं तो उनके लिए अलग अलग इम्प्लीमेशन है। जैसे कि डीएनए वायरस है, एक आरएनए वायरस है, राइट। तो जो डीएनए वायरस है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में उसका सब काम चलता है। डीएनए वायरस का कहाँ होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्राइब न्यूक्लियस के अंदर, बट जो आरएनए वायरस है उसका कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, तो रेप्लिकेट कहाँ होता है वो साइटोप्लाज्म में, आरएनए के रिगार्डिंग। ठीक है, देन है ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब रेप्लिकेट तो हो रहे हैं ट्रांसलेट, और अब उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कैप्सिड वगैरह बनना है आउटर लेयर, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, वायरल mRNA synthesized during transcription is translated by host cell ribosome to produce viral protein। तो जो mRNA होता है वो ट्रांसक्रिप्शन देन फिर ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल राइबोसोम टू प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें मेन बात समझाऊं तो सेंट्रल डोगमा आपने सुना होगा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो वही सीन चल रहा है। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसलेशन और देन फिर फाइनल प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन कहाँ होता है, इंक्लूडेड इन स्ट्रक्चरल, तो उसके स्ट्रक्चर में जैसे कैप्सिड प्रोटीन और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि एंजाइम इन्वॉल्व रेप्लिकेशन, कुछ एंजाइम भी बनते हैं जो कि रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनमें भी ये हेल्प करता है, राइट। अब हो गया सारा काम। देखो ये पूरा जो पार्ट आएगा ना, ये अनकोटिंग के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, अनकोटिंग हो रही है, देन अनकोटिंग होने के बाद क्या हुआ, असेंबल होना अब उनको बन चुका है जो। सो न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल कंपोनेंट जैसे कि हमारे जीनोम के प्रोटीन हो गए या फिर हमारा कैप्सिड वगैरह हो गया, वो सब असेंबल होता है एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स में, जिसको हम वायरन कहते हैं, वायरन विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, हमारे होस्ट सेल के अंदर असेंबली में अकर इन स्पेसिफिक सेलुलर कंपार्टमेंट सच एज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकती है, सेल के न्यूक्लियस में भी, साइटोप्लाज्म में भी, और सेलुलर मेम्ब्रेन्स यानी कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, इन सब में भी असेंबली हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, अब असेंबल हो गए, अब उनकी मैचुरेशन हो गई। तो मैचुरेशन में मेनली क्या, मॉडिफिकेशन होगी। जो हमारे बन चुके वायरस हैं वो थोड़ा सा पैकेजिंग होगी उनकी वायरल जीनोम की कैप्सिड के अंदर। ठीक है, फाइनल पैकेजिंग जिसे हम कहते हैं। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन इफेक्टिव। और जब तक ये पैकेजिंग नहीं होती, देखो फुल वायरस तभी इफेक्टिव होगा जब उसका पूरा का पूरा पार्ट उसके पास होंगे, राइट। अगर कोई भी पार्ट नहीं हुआ प्रॉपर तो वो इन्फेक्शियस कॉज नहीं कर सकता है। ठीक है, यही जो फिनोमिना है कोविड वायरस के उसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, कोविड वायरस तब तक इन्फेक्शन कोज कर सकता है जब उसके पास पूरा उसका सामान पड़ा हो, राइट, पूरा सामान पड़ा हो उसके पास। जो हमारे एंटीसेप्टिक्स यानी कि अल्कोहल वगैरह हो गए, एल्को सैनिटाइज हम करते थे जो इसकी बाहर की परत को हटा देते थे। ठीक है, जो उसकी कैप्सिड वगैरह तो हटा देते थे, जिसकी वजह से वो चिपक ही नहीं पाएगा, अपना प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखने वाली कि वायरस तभी इन्फेक्ट करता है जब वो अपनी पूरी फुल फॉर्म में एंटर किया हो, राइट। और एक बार मैच्योर हो गया उसके बाद क्या होगा, वो हमारी बॉडी में उनका काउंट इंक्रीज होगा, मैच्योरेशन और बढ़ेंगे, वो रेप्लिकेट हो के, राइट। उसके बाद रिलीज होगा। तो वंस मैच्योर द न्यूली फॉर्म्ड वायरस रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल टू इन्फेक्ट द अनदर सेल एंड प्रोपेगेट द इन्फेक्शन। तो एक बार वो पूरे अच्छी तरीके होने के बाद वो क्या आएगा, अदर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और बढ़ेगा। ठीक है, रिलीज मैकेनिज्म वेरी अमंग वायरसेस कैन इंक्लूड बर्डिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, एनवलड वायरस और सेल लाइसिस नॉन एनवलड। तो जो रिलीज का मैकेनिज्म वो भी दो तरह के होता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, दो तरीके से, एक तो बर्डिंग कि ये हमारा जो है वायरस जो हमारा ह्यूमन सेल है, यहाँ से वो इस तरीके से फॉर्म में, जिस तरीके से एंडोसाइटिस फॉर्म में एंटर किया था वैसे एक्सोसाइटोसिस यानी बर्डिंग की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, या इतना खतरनाक होंगे वो कि बहुत सारे हो जाएंगे शरीर के अंदर, और विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम वो ब्रेक कर देंगे सेल की वॉल को और फिर रिलीज जाएंगे। इस फेज को कहते हैं लाइसिस। ठीक है, सेल लाइसिस होगी। नॉन एनवलड वायरस में मेनली यही होता है, और एनवलड वायरस में वो जिस तरीके से एंटर किए थे एंडोसाइटोसिस थ्रू, वैसे एक्सोसाइटोसिस थ्रू बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अब एक क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि पूछना है मुझे, तो आपको बताना है कि डीएनए वायरस की जो अनकोटिंग होती है वो कहाँ होती है।
डीएनए वायरसेस की अनकोटिंग कहाँ होती है, ठीक है। नीचे कमेंट में बताना आंसर कहाँ होती है डीएनए वायरस की अनकोटिंग। न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है बताना आपको। और एक बार फिर से हम रिव्यू कर लेते हैं। अटैचमेंट है पहला, देन एंट्री है, थर्ड क्या है अनकोटिंग, ठीक है, अनकोटिंग हुआ। उसके बाद क्या है फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन कह सकते हैं हम, जो भी सेल है ना उनकी फॉर्मेशन होना है और वो असेंबल होते हैं, फिर मैच्योर होंगे और फाइनली रिलीज हो जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्ट द अनदर सेल। तो थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक किसी स्पेसिफिक वीडियो में चाहिए तो वो बता सकते हो। वी विल ट्राई टू मेक देम एज इट इज एज पॉसिबल। थैंक यू।